बाबू लोग, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो वेलकम टू 10th स्टैंडर्ड। आप तो 10th स्टैंडर्ड में पहले आ गए, मैं ही थोड़ा सा लेट हो गया। खैर, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज ग्रेविटेशन। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ही टफ चैप्टर लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। फिर अरे वो केपलर अंकल कौन थे जिन्होंने 3 लॉज बता दिए, है ना, न्यूटन अंकल ने क्या बताया, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके बाद आई एम श्योर कि आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो 10th का पूरा साइंस हम इस चैनल पे कवर करने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है ताकि उनको भी ईज हो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 फॉर ग्रेविटेशन। आप ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि हाँ, आज ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर है। आगे एडिशन में बाकी सारे लेक्चर्स आएंगे तो वो आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है देवेश पांडे, आपको तो पता ही होगा। नहीं पता? अरे अब जान लो। और दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने तो एक कहानी सुन रखी होगी यार कि न्यूटन अंकल के ऊपर न्यूटन अंकल बैठे थे आराम से, सर के ऊपर उनके एप्पल गिरा, एप्पल गिरने के बाद ग्रेविटेशन की डिस्कवरी हो गई। ऐसा जादू हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम बाकी सारी चीजों को कंसिडर करें तो न्यूटन सर की जो रिसर्च थी वो पहले से ही कंटिन्यू थी, चल रही थी। जब एप्पल गिरा तो ऐसा बहुत बहुत लोगों का मानना है, क्योंकि यार उस टाइम पे प्रेजेंट तो कोई नहीं था ना, तो हम सिर्फ अजम्पशंस लगाते हैं, जो स्टोरीज लिखी गई हैं वो हम देखते हैं। तो जब उनके सर पे एप्पल गिरा तो उनको ये क्यूरियोसिटी हुआ कि मतलब ये चीज नीचे ही क्यों आई। तो उनसे जो उनकी रिसर्च चल रही थी उससे कनेक्शन उनको फील हुआ और फिर बाद में ग्रेविटेशन के ऊपर उन्होंने अपने लॉज वगैरह दिए, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब बेसिकली हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो कोई पेड़ है या कोई भी चीज फॉल हो रही है तो अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ का जो भी सेंटर पॉइंट होगा ना, अर्थ का जो सेंटर सीकिंग सेंटर पॉइंट होगा उसकी तरफ वो चीज, वो पर्टिकुलर चीज अगर गिरेगी तो उसका गिरने का डायरेक्शन जो होगा ना वो अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम उसको लाइन ज्वाइन करेंगे, लाइक कनेक्ट करेंगे, सर अगर मान लो यहां पे कोई चीज आ गई तो यहां पे कोई चीज आ गई तो यहां पे कोई चीज अगर गिर रही है, जैसे मान लो यहां पे पेड़ है तो यहां पे गिरने के बाद वो ऐसे नहीं गिर जाएगी, वो भी किधर जाएगी, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बेसिकली। तो ये स्टोरी है, नॉर्मल सी स्टोरी है कि न्यूटन सर बैठे हुए थे, उनके सर पे पेड़ गिरा। आज सर पे पेड़ गिरा है भगवान, सर पे एप्पल गिरा। आज हम इस एप्पल को गिरने नहीं देंगे, कैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में मैं आपको और कुछ बताऊं उसके पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो सर्कुलर मोशन क्या है वो देख लो। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के अलोंग में एक सर्कुलर पाथ में घूमते हो, मतलब एक कोई सेंटर पॉइंट है और उसके चारों तरफ आप क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो। ठीक, सो इसको भाई बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसी को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन जैसे देखो, गरबा खेला है कभी आपने, गरबा नवरात्रि के टाइम पे, है ना, तो उसमें क्या होता है, बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट हम कोई डिसाइड कर लेते हैं, मे बी इट कैन बी अ चेयर, है ना, या फिर कुछ भी, और उसके चारों तरफ क्या करते हैं लोग, गरबा खेलते हैं, हेलो, है ना। तो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई सर्कुलर और रोटेशनल में क्या डिफरेंस है। तो सर्कुलर का मतलब जब मैं एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा हूं, सर्कुलर पाथ ऐसे घूम रहा हूं। रोटेशनल का मतलब मैं अपने ही एक्सिस पे घूम रहा हूं। ठीक, तो दैट इज रोटेशनल मोशन। यहां पे हम बात करें सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल क्यों हो पाता है, ये सर्कुलर मोशन बेटा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि यहां पे किसी भी सर्कुलर मोशन में, जैसे मान लो कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप क्या करो, एक थ्रेड में एक स्टोन को ऐसे बांधो और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ। लेट मी जस्ट शो यू, एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये चार्जर का वायर है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये सर्कल जब कंप्लीट कर रहा है तो जो वायर है चार्जर का, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब यहां पे टेंशन बढ़ जा रहा है, तनाव बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब वो तनाव बढ़ा तो यहां पे जो टेंशन फोर्स है, बेसिकली टेंशन फोर्स है, जैसे मान लो ये वायर को मैंने घुमाया, इसमें स्टोन बांधा है, लेट अस सपोज कुछ भी, तो तनाव बढ़ गया, रस्सी ऐसे खिंच गई पूरी। तो जो टेंशन फोर्स है यही यहां पे किसका काम कर रहा है,
ये यहां पे किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, सेंटर की तरफ लगने वाली कोई भी फोर्स, सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें सेंटर की तरफ अगर कोई भी फोर्स लगती है तो दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। कहानी क्लियर है? अच्छा अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो यहां पे सर्कुलर मोशन में, इस सर्कुलर मोशन में बेसिकली जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हर बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बराबर क्या, हर बार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर जब तक थ्रेड बंधा हुआ है वो फोर्स की वजह से कौन से पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में। अब मान लो गलती से अगर आपने थ्रेड छोड़ दिया, ठीक, तो वो अब कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, अब तो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, लीनियर मोशन। अब वो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, लीनियर मोशन। तो एट द एंड हमको क्या दिख रहा है कि यहां पे बेसिकली जस्ट बिकॉज कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इस वजह से ही कौन सा मोशन परफॉर्म हो पा रहा है, सर्कुलर मोशन। अदरवाइज अदरवाइज वो एक लीनियर स्ट्रेट पाथ में जाएगा। बात क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? अगर समझ में आई तो बताओ मुझे, है ना, टाइम स्टैम्प के साथ आप बता सकते हो। और एक और बात आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे बेसिकली कौन सी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, या ये अच्छा एक चीज बता दूं मैं, जैसे अगर कोई चीज सर्कल को जैसे बाहर से एक पॉइंट पे टच करके जाए ना तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो कि आपको याद करना है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और ये बड़ा ही सिंपल सा है, दैट इज mv² अपॉन में r। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, दैट इज mv² अपॉन में r। यहां पे m क्या है, मास है। किसका मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो जिसको आप घुमा रहे हो। v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। v टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब हर जगह पे ये जो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी है, मतलब जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है, टेंजेंट, टेंजेंट समझ गया ना, ये टेंजेंट है। ये हर एक पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो v आपकी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r का मतलब बेसिकली रेडियस, r का मतलब सर्कल कितने रेडियस का है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्लियर है? सर्कुलर मोशन आपको समझ में आया? एक सर्कुलर पाथ में जब हम मोशन करते हैं बेसिकली किसी के अलोंग तो सर्कुलर मोशन है, बीच में सेंटर कोई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी देख लिया आपने, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आ गए भाई, प्लैनेटरी मोशंस को पहले के टाइम पे ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने टेलीस्कोप से। बाद में केपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसके बारे में अपनी कुछ थियरीज पब्लिश करी। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, प्लैनेट के सिर्फ मोशन को ऑब्जर्व किया था और जैसे वो मूव कर रहे थे जो भी उनको समझ में आया, जो भी उनको दिखा, वही चीज को उन्होंने बता दिया। तो केपलर सर की पहली थियरी क्या बोलती है, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई, वन ऑफ द फोकाई। बचपन में हम क्या सोचते थे कि भाई सन जो है ऐसा बीच में है सेंटर में, और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ऐसा सर्कुलर सर्कल में घूम रहे हैं। तो ये चीज इनके आने के बाद गलत प्रूव हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्लैनेट्स ना सर्कुलर पाथ में घूमते ही नहीं है। तो प्लैनेट्स भैया कैसे घूमते हैं, एलिप्टिकल पाथ में। अब एलिप्स कैसा दिखता है मैं आपको दिखा दूं तो देखो जरा, एलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक दिख रहा है ध्यान से, ये है एलिप्टिकल पाथ। अब एलिप्स की खास बात ये होती है कि इसके पास दो फोकाई होते हैं, एक फोकाई दूसरा फोकाई। आया समझ में? तुम ऐसा अज्यूम कर लो कि किसी एक फोकाई पे क्या है, सन है। किसी एक फोकाई पे क्या है भाई साहब, सन है, और प्लैनेट उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कहानी क्लियर? अब यार यहां से तो आप बोल सकते हो कि सर यहां से तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि प्लैनेट अलग अलग टाइम पे सन से अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। बिल्कुल सही बात है। प्लैनेट क्या सेम डिस्टेंस पे है क्या सन से एट एवरी पॉइंट? नो इट्स नॉट, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंसेस है ना। तो भाई ये तो एकदम 100% श्योर है कि सन के अराउंड में जब प्लैनेट चक्कर लगाते हैं तो वो अलग अलग डिस्टेंस को कवर करते हैं, मतलब उनकी डिस्टेंसेस चेंज होती रहती हैं। और इसी वजह से तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हो ना कि समर विंटर वगैरह मेन यही फिनोमिनाज होती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी रीजंस है, लेकिन अब तुम सोचो सन के अगर नियर बाय में प्लैनेट रहेगा, क्लोजेस्ट रहेगा प्लैनेट,
तो ऑब्वियस सी बात है हीट ज्यादा पास होगी, हीट ज्यादा आएगी, है ना। डिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट कम पहुंचेगी। खैर वो तो सेकेंडरी टॉपिक है, पहले यहां पे ये समझो कि प्लैनेट और कौन से पाथ में मोशन करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में, एलिप्स के फॉर्म में, लाइक एलिप्टिकल पाथ होता है उसमें मोशन करते हैं। और ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि सन एक फोकाई पे है, तुम इधर मानना इधर मानो, इधर मानना उधर मानो, कोई इशू नहीं। पहला लॉ क्लियर है एकदम, सर्कुलर पाथ नहीं है। ठीक, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट। अब आगे देखो क्या बोला उन्होंने, आगे उन्होंने बोला सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो ये सन रहा अपना, ये सन रहा, और ये कोई प्लैनेट है जो इसका सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेट अस सपोज कोई भी प्लैनेट हो सकता है, मरकरी, वीनस, अर्थ। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, मैं अगर यहां पे एक लाइन खींचूं, प्लैनेट और सन के बीच में एक लाइन, एक अजम्पशन करूं, रेडियस की अजम्पशन करूं कि भाई इनके बीच में इतना डिस्टेंस है। अब ये लाइन जो है, जैसे मान लो प्लैनेट मूव कर रहा है, प्लैनेट मोशन कर रहा है, तो प्लैनेट कुछ टाइम बाद, जैसे मान लो मैंने लिया कि भाई टी टाइम बाद प्लैनेट यहां पे पहुंच गया, प्लैनेट केम हियर। तो अब ये लाइन ऐसे ज्वाइन करूंगा मैं, बात समझ में आ रही है। अब ये लाइन मैंने ऐसे ज्वाइन करा, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये लाइन अगर मैंने ऐसे ज्वाइन करा, फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा, कुछ दिन बाद केपलर ने ऑब्जर्व करा तो प्लैनेट यहां पे पहुंचा हुआ था। ठीक, अब जब प्लैनेट यहां पे पहुंचा हुआ था तो इसको लाइन को ऐसे ज्वाइन करा। ठीक, फिर कुछ दिन बाद देखा तो प्लैनेट यहां पे पहुंचा था, तो इस लाइन को इन्होंने ऐसे ज्वाइन करा, ऐसे। अच्छा, ये कितने इंटरवल में ऑब्जर्व किया था केपलर ने, टी इंटरवल में। लेट अस सपोज 1 डे, 2 डे, 3 डे, कोई एक फिक्स्ड टाइम। तो अगला वाला जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो भी कितने इंटरवल का होगा, टी इंटरवल का ही होगा, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि यार ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता सकता है कि प्लैनेट ने इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं करी। ये डिस्टेंस बेसिकली, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल नहीं है, बट जो एरिया है जो स्वेप्ट किया इसने, मतलब जितना एरिया इसने मूव किया, इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम होगा। समझ में आया? फिर से, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैंने फिर से टी टाइम के लिए, प्लैनेट यहां पे पहुंचा, मैंने फिर से टी टाइम के लिए ऑब्जर्व किया, लाइन ज्वाइन किया, लाइन ज्वाइन किया, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एरिया होगा टी टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, ये भी इसके एग्जैक्ट सेम होगा। ये था केपलर का सेकेंड लॉ। इससे आपको क्या पता चल पा रहा है? इससे ये पता चल रहा है हमको कि प्लैनेट्स have सेम एरियल वेलोसिटी। प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी क्या होगी? सेम। एरियल मतलब एरिया वाली वेलोसिटी, जो कितना एरिया वो कितने पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहा है, तो एरियल वेलोसिटी सेम है प्लैनेट की। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और बात आप ध्यान से रखो, यहां से हमको यह पता चल पा रहा है कि देखो, प्लैनेट जब सन के बहुत क्लोज था, प्लैनेट जब सन के बहुत क्लोज था तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जब प्लैनेट सन से दूर गया तो उसने कम डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से कि प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन closer to the sun and move slower when farther to the sun, farther from sun, या टू भी लिख सकते हो, टू सन। जब सन से प्लैनेट दूर रहेगा तो स्लो मोशन करेगा, उसका मोशन कैसा हो जाएगा? स्लो। जब पास रहेगा तो मोशन कैसा रहेगा? फास्ट रहेगा। बात समझ में आई? ये हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। अच्छा, एक और चीज अगर आप चाहो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये जो पॉइंट होता है सन से जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिजी। इसको क्या बोलते हैं? पेरिजी। ठीक है। और ये जो फारदेस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं अपोजी। ठीक है, पेरिजी, अपोजी, है ना, अपोजिट। तो प्लैनेट फास्टेस्ट किस एरिया में होगा? पेरिजी के एरिया में। और
स्लोएस्ट किस एरिया में होगा? एफओजी के एरिया में। बात सिंपल सी है कि प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। डिस्टेंस नहीं बोला केपलर सर ने, डिस्टेंस नहीं बोला, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर हम एक टाइम को फिक्स मान लें तो इक्वल एरिया कवर होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। क्या सेकेंड लॉ आपको क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहां पे? हाँ देखो फिर से बता दूं, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, ठीक। तो प्लैनेट्स मूव कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि जब सन के नियरेस्ट होते हैं प्लैनेट तो फास्ट मूव करते हैं, और जब सन से दूर जाते हैं तो उनका मोशन कैसा हो जाता है? स्लो, ठीक है। अगर एरिया हम निकालेंगे तो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड लॉ। केपलर ने एक और लॉ दिया, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ। The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. अब जैसे मान लो ये बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चीज याद हो गई तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। एक रिलेशन उन्होंने बताया, किसका किसका रिलेशन बताया? इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड का मतलब होता है बेसिकली टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब जैसे मान लो ये है सन का पाथ, इलिप्टिकल पाथ। अब तुमको तो पता है कि भाई जो मीन डिस्टेंस है वो हर बार चेंज हो रही है, मीन डिस्टेंस हर बार चेंज हो रही है, मतलब डिस्टेंस तो बेसिकली सेम नहीं है ना। मीन डिस्टेंस अलग हर बार अलग अलग हो रही है, चेंज हो रही है। इन्होंने एक बेसिकली रिलेशन बताया कि कोई भी प्लैनेट जब एक पूरे रिवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा, उसको हम बोलेंगे वन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। उसको हमने अज्यूम किया कि मान लेते हैं कितना है, टी है, ठीक है। टी टाइम में उसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। अब टी का अगर हम स्क्वायर करेंगे, टाइम का द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आर क्यूब के। आर क्यूब, अगर मैंने अज्यूम किया कि भाई सन से प्लैनेट की जो मीन डिस्टेंस है वो आर है, तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। सर इससे कुछ समझा नहीं? समझाना मैं ये चाहता हूं कि अगर आप दूर के प्लैनेट्स की बात करेंगे, कोई प्लैनेट ऐसा है जो दूर है सन से, कोई प्लैनेट ऐसा है जो दूर है सन से, तो वो ज्यादा टाइम लेगा एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। यही तो केपलर ने ऑब्जर्व किया कि टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा जितना मीन पोजीशन से, सॉरी मीन डिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब जितना सन से दूरी होगी, प्लेनेट की जितना दूरी होगी उतना टाइम पीरियड आपका बढ़ता चला जाएगा। मरकरी सन का एक चक्कर अर्थ के कंपैरिजन में जल्दी लगाएगा, अर्थ सन का एक चक्कर ज्यादा टाइम में लगाएगा, 365 डेज 6 आवर्स में लगाएगा। अगर हम नेपट्यून यूरेनस की बात करेंगे तो उनको तो बहुत टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। दिस वाज केपलर्स थर्ड लॉ जो आपको याद करना है। अब ये लॉ उतना मतलब एक तरीके से बोल सकते हो एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार मीन पोजीशन ये आर रेडियस बेसिकली सन से अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हर बार सेम तो नहीं होती ना। तो बेसिकली अगर हम ये बोले कि एरियल डिस्टेंस, अगर हम एरियल डिस्टेंस के साथ में इसको टाइम पीरियड को रिलेट करें तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस का क्यूब। जितना ज्यादा डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाओगे, और सिंपल टू अंडरस्टैंड है, अगर आपका डिस्टेंस प्लैनेट का ज्यादा हो जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। कहानी क्लियर? चलिए, दिस वाज द थर्ड लॉ। ये सारे लॉस केपलर ने सिर्फ देख के जैसा था वैसे बता दिए। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा केपलर ने बता दिया। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे का कुछ रीजन नहीं था। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है न्यूटन बाबा की, और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। ये लॉ क्या बोलता है? अच्छा, यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह पे एप्लीकेबल है। अर्थ की बात कर लो, मून की बात कर लो, सन की बात कर लो, पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लो, ये पर्टिकुलर लॉ वैलिड है। अच्छा, लॉ जो है वो बोलता क्या है वो देखो जरा। लॉ बोलता ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with
a certain force with a certain force which is directly proportional, which is directly proportional to product of their masses, product of their masses, and inversely proportional, कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ करना गाइस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ mean distance between those masses। ठीक है, बोला क्या कि अगर इस दुनिया में कोई भी दो मास है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक सर्टेन फोर्स से, और वो फोर्स इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होगा, इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसको हम बोलेंगे, इसको इन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको इन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, एक सेकंड को। देखो इधर, जैसे मान लो दो मासेस हैं, ठीक है, दो मासेस हैं, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनकी मीन पोजीशन से इनकी मीन डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है मान लेते हैं। एक का मैंने बोल दिया मास है m1 और एक का बोल दिया मास है m2। तो m1 जो है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा। एक सर्टेन फोर्स, जिसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इसको हम बोलेंगे। और ये फोर्स ना, अगर मैं बोलूं ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, m1 और m2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीन डिस्टेंस के। इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका अगर स्क्वायर कर दें, उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वन मोर टाइम, इस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो मास है, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, बट हमारे बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वैसे ये फोन जिसमें ये लेक्चर शूट हो रहा है, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो सर आप इससे चिपक क्यों नहीं रहे हो? फोन पे चिपके रहते हैं, ऐसे मम्मी बोलती है ना हर बार वो अलग है, लेकिन हम इससे क्यों नहीं चिपक रहे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये फोन मेरे ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैं भी इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको साथ में लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और d स्क्वायर, दोनों के साथ में प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हो। यहां पे कांस्टेंट लगाया न्यूटन सर ने, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, और यही है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला। किसी भी दो मास के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अच्छा सर, चलो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं, फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो। I'll just add a page. I'll just add a page. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ये कहां से यहां पे आ गया? अच्छा जी, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ऐड करते हैं पेज। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये कैपिटल G है ना जो, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि ये लॉ भी कैसा है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू आपको 100% याद रखनी है, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 -11
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट भी याद रखनी है आपको, ये इसकी वैल्यू है। अब जरा ध्यान से देखो कि कोई भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आप इतनी छोटी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहां पे -11 है, जैसे मैं मेरा मास रख दूं लेट अस सपोज 70 केजी, कोई एक दूसरा मास रख दूं लेट अस सपोज 60 केजी, और हमारे बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है लेट सपोज, तो हम आपस में चिपक क्यों नहीं रहे? क्योंकि जैसे ही इस पर्टिकुलर वैल्यू से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 0.0000 से 10 11 जीरो लगा दो, फिर कुछ वैल्यू आएगी। इतनी छोटी वैल्यू है, इतना कम फोर्स है, दैट इज वाई हम एक दूसरे से चिपक नहीं रहे। लेकिन अब यहीं पे मास अगर अज्यूम करो, तुम मास अगर अज्यूम करो, जैसे अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg। बात समझ में आ रही है? 10 के आगे 24 जीरो लगा दो, 1 के आगे 24 जीरोस लगा दो, इतना ज्यादा मास होगा तो ये फोर्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मतलब क्या? कि जैसे आपने बेसिकली मैग्नेट्स के पोल देखे थे, नॉर्थ एंड साउथ, तो अपोजिट पोल थे तो अट्रैक्शन होता था, बट अगर सेम पोल्स होते तो रिपल्शन भी होता था। चार्जेस में आपने देखा था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते थे, बट अगर सेम चार्जेस थे तो वो एक दूसरे को क्या करते थे? रिपेल करते थे। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, दो मासेस हैं तो वो कंपलसरी एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाले हैं, रिपल्शन का ऐसा कोई यहां पे रूल नहीं है बेसिकली। ठीक है, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, जो कि मैंने जस्ट अभी बताया, कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस बट significant for huge masses। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मास छोटा है 10 केजी, 50 केजी, 60 केजी, अगर छोटे छोटे मासेस हैं तो उनके ऊपर वैलिड नहीं है। वैलिड है, लेकिन आपको जो वैल्यू मिलेगी, सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगी, वो किसके लिए मिलेगी? जब आपके पास ह्यूज मासेस होंगे, जैसे अर्थ और सन के बीच का अट्रैक्शन, अर्थ और मून के बीच का अट्रैक्शन, तब आपको जाकर के कुछ वैल्यू मिलेगी। तो वैलिड तो है पॉइंट मासेस के लिए, बट सिग्निफिकेंट आपको कहां पे है? सिग्निफिकेंट किसके लिए है? फॉर ह्यूज मासेस। समझ में आया कहानी? यहां तक की क्लियर है? एक और पॉइंट देख लो, it can be said as it's a central force। it's a central force। अब ये सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो दो मासेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, बट किधर अट्रैक्ट करेंगे? टुवर्ड्स दियर सेंटर। तो ये सेंटर सेकिंग फोर्स है, सेंट्रल फोर्स हम इसको बोल सकते हैं। तो मैंने तीन चीजें आपको बताई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, F = gm1 m2 अपॉन में d², उनके बीच की मीन डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप किसी भी दो मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, जी की वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार इसको पूछ लेता है कि भाई इसका यूनिट निकाल के बताओ, कैपिटल जी का यूनिट निकाल के बताओ। तो आप बेसिकली क्या करना, इधर देखो, डी को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा FD² अपॉन में m1 m2 = g हो जाएगा। अब फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर। एक मास को केजी में, दोनों मास को केजी², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी²। कई बार ये निकालने को बोलता है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। कहानी क्लियर है? एनी डाउट हियर? कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए, कृपया करके बताइए हमको। ठीक, न्यूटन अंकल ने ये बताया कि कोई भी दो मासेस हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक सर्टेन फोर्स से, उस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के बराबर, मास के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और इनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर क्या करेगा? इनवर्सली डिपेंड। सिंपल सी बात है, मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और ये जितना दूरी बढ़ते जाएगी, हमारे बीच की दूरियां जितनी बढ़ती जाएंगी, फोर्स उतना कम होता जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक की कहानी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। एनी डाउट हियर? कोई दिक्कत है? टेक अ स्नैपशॉट क्विक। हो गया? चलें आगे। चलिए,
एक बार मैच कर लेते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में मतलब क्या क्या चीजें हैं। तो टेक्स्ट बुक के साथ में भी मैं मैच करवा देता हूं। एक सेकंड को खुल जा भाई, यहां से खोलते हैं। यस, ये रही आपकी टेक्स्ट बुक। अरे ये गलत बात है यार। हाँ देखो, कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। अरे ये तो बहुत आगे पहुंच गए। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, आ जाओ, आ गया। ओके चलिए, हमने क्या क्या बात कर ली। हमने बात कर ली भाई कि केप्लर्स के लॉस देख लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया। ठीक है, शो द एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, अगला एक कॉन्सेप्ट है द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बेसिकली सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट, अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड को, बोर्ड पे आते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब ऐसा आप समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका टोटल मास हम जहां पे अज्यूम कर सकते हैं, जहां पे मतलब ऐसा समझे कि उसका पूरा मास वहीं पे सेंटर्ड है, वहीं से उसके लाइक बेसिकली आप बोल सकते हो पूरा मास उसका वहीं पे हम अज्यूम कर लें। अगर वो नहीं रहेगा तो उसका मास एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जीरो हो जाए। उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर कोई एक स्फीयर है, स्फीयर है ना, तो वैसे तो स्फीयर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट अगर हम उसके सेंटर की बात करें तो यहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्फीयर का जो भी मास है वो इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट पे ही लोकेटेड है। तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। तुमने वो बैलेंसिंग वाला गेम देखा है क्या? बैलेंसिंग वाला गेम बेसिकली उसमें सेंटर ऑफ मास को ही हम बैलेंस करते हैं। मतलब जब किसी भी चीज को उसके सेंटर ऑफ मास पे ऐसे रख देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास अलाइन हो जाता है, तो बेसिकली हमारा वो चीज बैलेंस हो जाता है ना। सेंटर ऑफ मास समझा? चलें आगे। ओके, ध्यान दीजिए। अब अगला अपना कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ लेता है। केपलर ने जो भी थ्योरीज बताई उसके पीछे का कुछ रीजन नहीं था, उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो केपलर की थ्योरीज को यूज करके न्यूटन सर ने कुछ रिलेशंस हमको बताए, जो कि हम देख लेते हैं। यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, बट स्टिल मैं अगर बोलूं वेलोसिटी चेंज हो रही है तो है सर, ये कैसे? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वो किस वजह से होगा? ड्यू टू एक फोर्स जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसकी वजह से ही आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब यहां पे वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी, अगर किसी चीज की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब ऑब्जेक्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो इसकी पेरीफेरी पे ही तो घूम रहा है। मतलब बेसिकली यहां पे सरकमफेरेंस ही तो कवर हो रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन का रेडियस में मान लो r है, ठीक है, तो 2 पाई r, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, 2 पाई r, और इस पर्टिकुलर मोशन को, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में जो भी टाइम लगा, दैट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज योर वेलोसिटी। ठीक है सर, समझ गए? ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा था कि भाई F होता है mv² अपॉन में r के। ओके, तो अगर इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, तो क्या इस v की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? है ना। तो मैंने क्या करा, v वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 रख के देखो क्या होगा। यहां से हो जाएगा भाई साहब, f इज इक्वल्स टू m, v की वैल्यू क्या है? 2 पाई r अपॉन में t का स्क्वायर और अपॉन में r। समझ गए? समझ में आया इतना? चलो स्क्वायर कर लो इसका भाई। तो यहां से f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर, ठीक, अपॉन में r।
अब जब कभी भी ऐसा कुछ आपको दिखे, ऐसा कोई आपको दिखे फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली नीचे वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, f इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 को मैं पहले लिख लूं, 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर r। समझ में आया? कहानी यहां तक की क्लियर है? r से एक r कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा, f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर r अपॉन में t स्क्वायर। ओके, अब जस्ट बिकॉज कि केपलर की थ्योरी से इसका रिलेशन शो करना था, हम क्या करेंगे, देखो हमको यहां पे देखो, हमने केपलर का एक थर्ड लॉ पढ़ा था कि भाई जो टी स्क्वायर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। समझ में आ रही बात? जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, तो लेट अस सपोज हमने माना कि कांस्टेंट हमने लगाया के, ठीक है, तो के लगाया। अब अगर मैं टी स्क्वायर और आर क्यूब का रेशियो फाइंड आउट करूं, है ना, तो टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होगा। तो इसी के साथ में रिलेशन शो करने के लिए देखो, मुझे यहां पे टी स्क्वायर दिख रहा है, टी स्क्वायर दिख रहा है, बट ऊपर आर क्यूब नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर सिंपली क्या करूं, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग विथ आर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सा रिलेशन हम बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो हमने क्या करा कि f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पूरा, r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब बराबर अपॉन में क्या है, टी स्क्वायर और आर स्क्वायर के। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस आर क्यूब को ऊपर रखना चाहूं, रेसिप्रोकल करूं, तो ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर, और इधर भी रेसिप्रोकल होगा, के अपॉन 1 था तो 1 अपॉन के। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं इस पूरे टर्म को आर क्यूब और टी स्क्वायर को एक कांस्टेंट मान लूं 1 अपॉन के, हाँ वही तो है 1 अपॉन के। तो अगर ऐसा रखा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 4m पाई स्क्वायर, और आर क्यूब और टी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन के, मतलब बेसिकली के से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, के, और नीचे एक और चीज थी जो कि थी आर स्क्वायर। ठीक, इसको मैं रफ कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ परफेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि 4, गंदी बात, अंडो, यस, हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है, वैल्यू 3.14 आपको पता ही होगा, k ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म अगर एक कांस्टेंट है तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट मान सकता हूं। मतलब फोर्स की वैल्यू इन सब पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रही है, बिकॉज कि ये सब के सब तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इनके चेंज होने की कोई इनके चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ सवाल क्या उठता है कि आपका रेडियस चेंज हो सकता है, सर्कुलर मोशन का रेडियस अगर चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। रेडियस आप बढ़ाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। बस समझ में आई? तो यहां से हमको एक रिलेशन मिला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको याद ही करवाया था, फॉर्मूला ये रहा, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, सरकमफ्रेंस ही है 2πr, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो केपलर के लॉ के साथ में रिलेशन शो करने के लिए हमने क्या करा, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बेसिकली हमारा एक कांस्टेंट होता है, बाद में ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, और हमको एक रिलेशन देखने को मिला कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये समझा क्या आपको? टेक अ स्नैपशॉट क्विक, ले लिया, चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, फिर से वापस बुक पे आते हैं। ये रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ centripetal force. Thus Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between planet and the sun. कोई भी,
तो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मतलब उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। न्यूटन आइडेंटिफाई दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हेंस पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि मतलब बेसिकली उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कमजोर होता है, जैसा कि हमने अभी देखा कि दो मासेस के बीच में, हमारे बीच में भी फोर्स लग रहा है, बट वी आर नॉट स्टिकिंग टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज कि वो जो हमने देखा ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली नंबर आपका कम ही आने वाला है। बट पूरे यूनिवर्स को यही कंट्रोल करता है, मतलब दिस इज पॉसिबल बिकॉज द ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये कहानी आपको क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल करवा दूं आपको, ये एग्जाम्पल आपका था टेक्स्ट बुक में। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो सबसे पहले तो गिवन देख लो क्या लिखा हुआ है। गिवन है कि महेंद्र भैया है ना, गिवन MSD महेंद्र सिंह धोनी, नाम भी कैसे वैसे उठाते हैं ये लोग। गिवन जो मास M1, अगर माही भाई को अपन मान ले कि यहाँ बैठे हुए और विराट भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। अब M1 है कितना 75, क्या बात कर रहे हैं यार, उल्टा बता रहे हैं। महेंद्र भैया एंड विराट भैया, विराट भाई 80 kg के और महेंद्र भैया 75 kg के तुम मान सकते हो क्या इसको? मैं तो नहीं मानता। M2 कितना है पर दिया हुआ है तो क्या करें, 80 kg 75 kg और डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है। रखो फॉर्मूले में Gm1 M2 अपॉन में d², ये है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। F इज टू, यहाँ से G की वैल्यू अभी याद करवाया था 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 75 इंटू 80 और अपॉन में क्या D का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बस यार सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक। यो इधर है ना, कितना किसको मल्टीप्लाई करना है, 6.67 इंटू 75 इंटू 80, आंसर कितना आया 40020, आंसर आएगा ये 40020 इंटू 10⁻11। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल को हम क्या करें, शिफ्ट करें लेफ्ट साइड, तो पावर प्लस हो जाएगी 1 2 3 4, तो 4.002 इंटू 10⁻, कितने डिजिट्स हमने शिफ्ट किया 4 डिजिट्स, तो -11 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा -7। तो यहाँ से 4.002 इंटू 10⁻⁻7 वॉट न्यूटन। देख लो इतनी कम फोर्स आ रही है। अब इतनी कम फोर्स में तुम बोलो चिपक क्यों नहीं रहे, तो फिर तो बात ही अलग है। 10⁻⁻7 है यार, 10⁻⁻7 का मतलब 0.000 फिर जाके 4, इतना कम फोर्स। समझ में आए? सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, आगे उसी में दिया हुआ है, in the above example assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, अच्छा, starting with 0 velocity, what will be the Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will the velocity change with time and how? अच्छा देखो, अब जैसे मान लो विराट भैया जो हैं वो महेंद्र भाई को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और महेंद्र भाई जो ऐसे बैठे हुए हैं ना, वो बेंच फ्रिक्शनलेस है, तो धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही हैं, अरे हमको खींचो मत, है ना। तो 1 सेकंड के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है आपसे। पहले तो फोर्स अपने को पता चल गया, तो फोर्स पता है, तो फोर्स का एक और फॉर्मूला आपको पता होगा कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड कर लो तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, है ना। अब फोर्स है कितना 4.002 इंटू 10⁻7, किसका पूछा है, महेंद्र भैया का। तो महेंद्र भाई का मास कितना है 75 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन यहां से क्या आ जाएगा 4.002 इंटू 10⁻7 अपॉन में 75।
फिर से मैथ्स मेरी थोड़ी सी वीक है गाइस, आप लोग की स्ट्रांग है क्या? अच्छा, ये यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लाइक नियरेस्ट वैल्यू से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 4.002 थोड़ा बहुत अगर नियरेस्ट वैल्यू लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय 75। आंसर कितना आ रहा है? 0.0533 ओके, इंटू 10⁻7, ये आ गया -7, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा तो 5.33, अपन पावर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो पावर माइनस होगी, इंटू 10⁻⁹ क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब कितने टाइम बाद पूछा था? 1 सेकेंड बाद टाइम पूछा था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u बराबर क्या है? 0। एक फॉर्मूला आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ रखी होगी लास्ट ईयर, कुछ याद है? चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन। तो v बराबर था u प्लस ए टी। ठीक, अब फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, वही तो नहीं पता है। u कितना है? 0 प्लस a कितना आया अभी? 5.33 इंटू 10⁻⁹ और t कितना? 1 सेकेंड बाद पूछा है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आंसर आएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ रही है? 5.33 इंटू 10⁻⁹ क्या मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आई। इतनी तेजी से वो 1 सेकेंड बाद मूव कर रहे होंगे। फिर पूछा है कि क्या ये वेलोसिटी चेंज होगी? अरे ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है, दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स बढ़ता जाएगा। अब देखो जरा, फोर्स के फॉर्मूले में मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स बढ़ेगा, मास तो सेम रहने वाला है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी बाय द टाइम बढ़ती चली जाएगी। समझ में आया? तो ये थे दोनों एग्जांपल्स। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे, आगे की बातें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर को करेंगे नहीं। पुराने जितने भी कंसेप्ट मैंने बताया एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो पहले तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनको भी पता चल पाए कि कुछ ऐसा चीजें हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर आप कर सकते हो, और अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। और सबसे बड़ी बात, ये जो लेक्चर्स आपके लिए मैं ला रहा हूं, इनको आप दूसरों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।